नमस्कार साथियों। तो आज की इस क्लास में आपका स्वागत है और ये हमारी एमसीक्यू सीरीज की पीवाईक्यू सीरीज की फोर्थ यानी कि चौथी क्लास है। देखिए, हमने पिछली जो तीन क्लासेस में कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। वो भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थे। ठीक है। आज भी हम इस क्लास में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये पूरी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आपके जो भारतीय राज्य व्यवस्था के जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू समाप्त नहीं हो जाते। तो मैं मंजीत कालून आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो टेलीग्राम चैनल को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा जो भी पॉलिटिकल साइंस यानी कि इंडियन पॉलिटी पढ़ना पसंद करते हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो ये हमारी क्लास फोर्थ है। हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है, पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सीरीज इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो मैं इस सीरीज को क्या है यानी कि इस क्लास को, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसे ही अगर आपको कुछ क्वेश्चन का पता हो तो आप उनके जो जवाब है वो कमेंट में ज़रूर देना, और जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उनके भी ज़रूर जो जवाब है वो कमेंट में दिया करो। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के जो प्रावधान है वो कब लागू किए गए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1950। हमारे जो भारतीय संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान है वो 1950 में लागू किए गए थे। नागरिकता है जो हमारे भारतीय संविधान में वो किस पार्ट में है, किस भाग में है, वो भाग नंबर 3 में है। ठीक है, भाग नंबर 3 में है और किस आर्टिकल से यानी कि शुरुआत है 5 से 11 आर्टिकल है जो वो इसको दर्शाते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि नागरिकता क्या है। ठीक है, यदि ये क्या है कि जो नागरिकता के प्रावधान है वो संविधान में शुरू से ही शामिल किए गए, यानी कि 26 जनवरी 1950 से ही जब हुआ ये संविधान हमारा लागू हुआ था, तभी से ही क्या है नागरिकता के जो प्रावधान है वो लागू है। ठीक है, तो जो नागरिकता है जो नागरिकता है वो क्या है 1900 वो क्या 5 तरीके से वो क्या है हम प्राप्त कर सकते हैं। इन पांचों को अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस भी करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 1950। भारतीय संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान है वो 1950 में ही लागू कर दिए थे, 26 जनवरी 1950। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। देखिए, पिछला क्वेश्चन भी नागरिकता से रिलेटेड रखा गया था और यह भी क्वेश्चन है जो इससे ही रिलेटेड है, क्योंकि आपको है ना पूरा पूरा एक थ्योरी वाइज है जो मतलब कि समझ आ जाएगा कि हाँ ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 1950 में 26 जनवरी 1950 में प्रावधान लागू हुआ, भाग 3 में है और आर्टिकल 5 से 11 तक का। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि जो भारतीय नागरिकता है वो किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है या फिर कितने तरीके हैं। ठीक है, वो तरीके हैं 5। ठीक है, 5 तरीके हैं। कौन कौन से हैं सर? पहला जो तरीका है वो है जन्म। ठीक है, जन्म से। और जो दूसरा तरीका है वो क्या है, वो वंश, वंश से यानी कि वंश। ठीक है, और जो तीसरा तरीका है वो है पंजीकरण से, पंजीकरण से। और जो फोर्थ तरीका है वो देशीकरण। ठीक है, और जो फिफ्थ तरीका है वो एक क्षेत्र के भारत में सम्मिलित होने से। ठीक है, अगर कोई एक क्षेत्र है वो भारत में सम्मिलित कर दिया जाता है तो क्या है उनको नागरिकता भारत में मिल जाती है। ठीक है, भारत में शामिल होने से, शामिल होने से। ठीक है, ये 5 तरीके हैं नागरिकता के, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और क्षेत्र। अगर कोई क्षेत्र है वो भारत में शामिल किया जाए तो क्या है उन्हें भी क्या है नागरिकता दे दी जाती है। लेकिन जन्म से यानी कि भारत में जन्म लेने पर कानूनों में तो क्या है जो निर्धारित शर्तें रखी गई है
भाई यानी कि जो जिस नागरिक उसने जन्म लिया है, अगर किसी बच्चे ने भारत में जन्म लिया तो उसे क्या है, नागरिकता दे दी जाए। वंश के यानी कि अगर यदि कोई माता पिता है, ठीक है, जो उसके माता पिता है वो भारत के नागरिक थे, तो ठीक है वो बच्चा भी क्या है, वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, पंजीकरण से देखिए कुछ श्रेणी का जो व्यक्ति है, जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले व्यक्ति निर्धारित, यानी कि ठीक है, अगर भारतीय नागरिक से किसी का विवाह होता है किसी बाहरी देश के व्यक्ति का, तो वो भी क्या है, यहाँ से नागरिकता है क्या, प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जो हमारा जो फोर्थ है वो है देशीकरण। जो देशीकरण है यानी कोई विदेशी नागरिक है, ठीक है, अगर वो भी अगर नागरिकता लेना चाहता है हमारे देश की, तो क्या है, जो भारत शासन जो सॉरी भारत के जो कानून हैं उनको निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो, तो वो भी क्या है, भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। अक्षेत्र के शामिल होने से मैंने आपको बता दिया, अगर कोई अक्षेत्र है कोई या फिर नया भाग है, ठीक है, हमारे भारत में शामिल किया जाता है, तो क्या उन्हें नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के जो अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के लिए के अधिकार का जो उल्लेख है, ये आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहना है। चलिए सोचिए और जवाब दीजिए इसका कमेंट में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ये आपको बताना है, अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 8 है, या फिर अनुच्छेद 6, या फिर अनुच्छेद 10 है। तो जो हमारी पाकिस्तान से और भारत आए लोगों की जो नागरिकता के बारे में जो अधिकारों के बारे में बात करता है वो क्या है, अनुच्छेद 6 अनुच्छेद है जो कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को क्या है, नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, जो भारत के विभाजन के समय है, ठीक है, जो पाकिस्तान से जो भारत आए लोगों के लिए यह क्या था, बनाया गया था। ठीक है, उनके लिए यह क्या था, बनाया गया था। इसमें क्या, पाकिस्तान से आए भारत जो नागरिक है भारत में आए थे, उनके किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 6 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आर्टिकल मौलिक अधिकारों से संबंधित ये क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के संबंध में जो रिट है जारी करने के निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है। ठीक है, ये कौन सक्षम है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर सर्वोच्च न्यायालय या और उच्च न्यायालय, या फिर संसद। देखिए दोनों ही क्या है, सक्षम है। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस आर्टिकल के तहत क्या करता है, आर्टिकल 32 के तहत क्या रिट जारी कर सकते हैं। और जो हाई कोर्ट है वो क्या है, 226 के तहत रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के और हाई कोर्ट में 226। देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपसे पीछे के क्लासेज में आपसे पूछा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने हत्या और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा, तो वो अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल 32। वो क्या था, अंबेडकर जी ने इनको क्या बोला है, हृदय और आत्मा बोला है। ठीक है, हृदय और आत्मा बोला है। ठीक है, तो ये था इसमें सर्वोच्च न्यायालय और क्या उच्च न्यायालय दोनों क्या सक्षम है, किसको, मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के में दोनों सक्षम है। आर्टिकल 32 में बताया गया सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट है वो 226। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति, भारत के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो आर्टिकल है वो 51। 51 में क्या बताया गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या दे, बढ़ावा दे। ठीक है, राष्ट्रों के बीच क्या है, न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखे जाए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान किया जाए। तो इस तरह से क्या है आर्टिकल 51 में बताया गया है। ठीक है, कहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, आर्टिकल 51 में ये पॉइंट बताया गया है। ठीक, तो भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी से संबंधित है? अनुच्छेद 43, 1944, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46। तो आपको इसका जो जवाब है वो कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, आपको इसका जो जवाब है वो कमेंट आपको करना है। वीडियो देखते देखते टाइम ही आपको क्या करना है, इसको जो नीचे है वो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय संहिता और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद सॉरी आर्टिकल जो 39A है वो इसका जो सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो क्या होगा, आर्टिकल 39A, जो कि ये BDPSP में मौजूद है। आर्टिकल भाग नंबर 4 में, भाग 4 में ये मौजूद है। ठीक है, आर्टिकल 39 क्या कहता है कि जो सभी नागरिकों को समान अवसर के आधार पर न्याय प्राप्त हो तथा आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण कोई व्यक्ति है जो न्याय से वंचित न हो, यानी कि कानूनी सहायता है जो वो दी जाए। ठीक है, यानी कि निःशुल्क है वो कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। जो 42वां संविधान संशोधन है अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन 1973, देखिए इसी के उसमें अकॉर्डिंग है क्या, ये है जो 1976 में आर्टिकल है जो 39A को क्या था, जोड़ा गया था। ठीक है, ठीक है, तो आर्टिकल जो 39 है वो कब जोड़ा गया था, अगर ये आपसे पूछा जाए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार इसमें जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, तो अगर इसमें आर्टिकल 43A की मैं अगर बात करूं तो वो क्या है, वो है श्रमिकों की जो भागीदारी है उसके बारे में बताता है। ठीक है, ये भी क्या है 42वें संविधान संशोधन 1973 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो आपका प्रश्न है वो है परमादेश याचिका। ठीक है, परमादेश याचिका का अर्थ आपको क्या है बताना है। परमादेश याचिका का अर्थ आपको बताना है, क्या अर्थ इसका ए ऑप्शन में बताया गया, हम आदेश देते हैं, या फिर किस वारंट द्वारा, आपके पास शरीर होना चाहिए, या फिर प्रमाणित होना चाहिए। परमादेश का यानी कि देखिए इसमें अगर शब्द ही देखते हैं आदेश, परमादेश, आदेश, इसमें शब्द आपको सिंपल से दिखाई दे रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। यानी कि ये जो रिट्स है ना, 5 रिट्स हैं, उनमें से ही क्या है परमादेश याचिका है। मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं 32 के, और हाई कोर्ट में 226। ठीक है, तो परमादेश कब जारी होता है, देखिए जब कोई सरकारी अधिकारी, ठीक है, या फिर सरकारी संस्था या जो अधीनस्थ न्यायाधिकरण है और जो अपने वैधानिक जो सार्वजनिक कर्तव्य का जो पालन नहीं करता, तब न्यायालय उसे अपना कर्तव्य पूरा करने का क्या है आदेश देती है। ठीक है, यदि किसी जो सरकारी विभाग का जो अधिकारी है कानून के अनुसार किसी व्यक्ति का लाइसेंस जारी करने का दायित्व रखता है लेकिन बिना उचित कारण ऐसा नहीं करता, तो न्यायपालिका क्या उसे परमादेश देती है कि क्यों नहीं कर रहे इसका जो लाइसेंस जारी है। ठीक है, तो जारी उसको करना पड़ेगा। ठीक है, उसे आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो आपका, भारत के
राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है निम्नलिखित में से किसमें से जो शुरू की जा सकती है। ठीक, आपको बताने की जो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया लगाई जाती है, महाभियोग लगाया जाता है, वो कहाँ से शुरू होगा सबसे पहले। ठीक है, राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में नहीं। संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं। लोकसभा, राज्यसभा या फिर किसी भी राज्य विधान सभा में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है किस पर लगाई जाती है, राष्ट्रपति पर। हमारे राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है ये, सर आर्टिकल 61 में है। कौन सी भी महाभियोग इम्पीचमेंट है जो आर्टिकल 21 में दिया गया है। देखिए जो महाभियोग प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में लगाई जा सकती है। ठीक है, जहाँ महाभियोग प्रक्रिया है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से क्या है शुरू की जा सकती है। ठीक है, चलिए चलते हैं, आपको इसका आंसर जो पता चल गया है। महाभियोग की विधि है किस सदन से लगा जा कहाँ से शुरू की जा सकती है, वो किसी भी कहीं से भी शुरू की जा सकती है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, दोनों सदनों में एक से शुरू की जा सकती है। ठीक है, किसी भी सदन में क्या है इसका जो प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। ठीक है, प्रस्ताव लाने से कम क्या है 14 दिन पहले, 14 दिन पहले क्या है राष्ट्रपति को क्या है लिखित सूचना देनी होगी। इसको सर प्रेसिडेंट को लिखित सूचना देनी होगी। ठीक है, जो 1/4 सदस्यों के जो है वो हस्ताक्षर होने आवश्यक है इसमें। ठीक है, तो इसका जो इम्पीचमेंट का महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से मैंने जब भी हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो उसके बारे में क्या है मैं आपको बताऊंगा कि महाभियोग कैसे लगाई जाती है, कैसे शुरू की जाती है, कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कैसे क्या होता है, कहाँ पर क्या होता है। ठीक है, मैं उसकी इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो को जब भी राष्ट्रपति के बारे में बनाऊंगा तो इसके बारे में फुल डिटेल से जानेंगे, क्योंकि ये MCQ सीरीज है, PYQ सीरीज में क्या है अगर हम एक ही क्वेश्चन को लंबा खींच लेंगे तो क्या है ये जो सीरीज है वो कंप्लीट होने में नहीं आएगी और वीडियो भी ज़्यादा क्या है लंबी बन जाएगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है। राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपको बताना है कि जो सीटें हैं कौन सी लोकसभा की सबसे अधिक कहाँ पर है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि जो सीटें हैं लोकसभा की सीट्स हैं वो कहाँ पर ज़्यादा है, बस ये आपको बताना है। ठीक, देखिए सबसे जो अधिक सीट है वो कहाँ पर है, वो है सर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है, उत्तर प्रदेश में 80 के, देखिए डाटा आप चेक करिए, 80 के जो है 80 सीटें हैं। ठीक है, जो भारत में सभी राज्यों से क्या है सबसे अधिक। ठीक है, राजस्थान में कितनी है सर, राजस्थान में है 25 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश में कितनी है, आंध्र प्रदेश में भी 25 सीटें हैं लोकसभा की। और तमिलनाडु में कितनी है, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं लोकसभा। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है कितनी 80 हैं। ऐसे ही अगर मैं काफ़ी सारे सीटों के बारे में आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है हम इन सीटों के बारे में ही जो आपके सामने राज्य बताए गए हैं इनके बारे में ही मैंने आपको डिस्कस किया। जैसे कि राजस्थान में 25 है, आंध्र प्रदेश में भी 25 है, तमिलनाडु में 39 और उत्तर प्रदेश में 80 है। ठीक है, हम इन सभी अगर आप मेरे साथ क्या जुड़े रहेंगे तो मैं भारत की सभी सीटों की, ठीक है, जो सभी लोकसभा की, विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं किसी राज्य में कितनी है, ठीक है, सारी की सारी हम सीटों को किसी एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक जो रिक्त है यानी कि के दौरान है, इसके क्या राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो अगर उसका जो पद है वो खाली हो जाता है, वहां पर फिर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, ये आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो है नामित लोकसभा सदस्य, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका जो सही आंसर है वो है उपराष्ट्रपति।
अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की, या फिर किसी कारणवश राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाता है, वो क्या है, उपराष्ट्रपति है जो इसका जो पद है कार्यकर्ता का कार्यभार के रूप में संभालेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यह है बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 65 के अकॉर्डिंग आपके आपको बताया इसमें गया है कि मान लीजिए मृत्यु हो जाती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर इस्तीफा दिया जाता है, अगर इस्तीफा दे दे तो, अगर तीसरा है फिर महाभियोग, जो मैंने पीछे पढ़ा था बताया था, तो महाभियोग और प्रक्रिया के दौरान अगर पद से हटा दिया जाए या फिर किसी भी कारणवश है, ठीक है, अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाता है तो कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। हाँ, उपराष्ट्रपति है जो 6 महीने तक ही वैलिड होगा। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं 6 महीने तक क्या है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कराना ही जरूरी है, मतलब अनिवार्य है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है इसके 6 महीने के अंदर ही आपको क्या है, करवाना है। अगला जो क्वेश्चन है आपको यह है कि भारत के संविधान का जो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है समानता के अधिकार से संबंधित है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 जो हम की समानता को बताता है। ठीक है, समानता को बताते हैं। ठीक है, 14 से 18 तक है समानता का जो विवरण किया गया है कि सभी व्यक्ति जो कानून की नज़र में समान हो गया, सभी को क्या है, कानून के समान है संरक्षण दिया जाएगा, या फिर जो है संरक्षण प्राप्त है और सभी को समान समझा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें कि 14 है, जो आर्टिकल 14 है वो क्या है, कानून के समक्ष समानता है। ये समानता तो है किसके समक्ष, कानून के समक्ष समानता है। अगर आर्टिकल 15 में देखें तो क्या है, भेदभाव को बताया गया कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता की जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो 16 में है जो आर्टिकल है वो लोक नियोजन में समान अवसर, नियोजन में समान अवसर दिया जाए। ठीक है, सरकारी नौकरी में क्या है, आपको सभी नागरिकों को क्या था, वो समान अवसर दिए जाने चाहिए। और आर्टिकल 17 में देखें तो हम, आर्टिकल 17 में क्या है, जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता को बताया गया कि क्या है, समाप्त की जाए, सभी समाप्त की गई, इसका किसी भी रूप से क्या है पालन करना है वो दंडनीय अपराध है। ठीक है, उपाधियों का अंत है जो क्या है आपका आर्टिकल 18 में है। उपाधियों यानी कि किसी भी प्रकार की क्या उपाधि का वो धारण नहीं करेंगे व्यक्ति। ठीक है, केवल क्या है शैक्षणिक उपाधि है वो क्या है यूज कर सकते हैं, या फिर जो मिलिट्री यानी कि सैन्य जो उपाधि है वो ही आपके प्रसिद्ध, जैसे शैक्षणिक डॉक्टर हो गया। ठीक है, या फिर मेजर हो गया, मेजर। ठीक है, ये कुछ उपाधि है, ये आपकी क्या है, आप इनका यूज कर सकते हैं, अन्य किसी भी उपाधि का जो आपका अपने नाम के साथ है वो यूज नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को खालिस्तान की अवधि के देखिए मैंने आपको ये बता दिया है कि कब तक भरा जाना चाहिए सर, 6 महीने के अंदर। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था इसके बारे में, 6 महीने के अंदर क्या है ये जो पद है वो भरा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तक। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार जो है वीटो पावर है? हाँ सर, बिल्कुल है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल है। देखिए अनुच्छेद 100, ठीक है, देख कौन सी वीटो पावर है, ये हम क्या है किसी न किसी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे किसी न किसी वीडियो में, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बस इसमें आपको क्या समझना है कि हाँ ये वीटो पावर राष्ट्रपति के पास है। जब संसद द्वारा कोई विधेयक यानी कि बिल राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो अनुच्छेद 111 के अनुसार है जो राष्ट्रपति के पास कई सारे विकल्प होते हैं, जैसे स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटाया जाना। इस तरह की क्या है
राष्ट्रपति के पास है क्या है, वीटो पावर होती है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद हैं वो खाली हो तो उनका कार्य कौन करेगा। देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दोनों के बारे में बताया कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता तो कहाँ कौन आएगा, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी उस टाइम अगर ना हो तो कौन आएगा, प्रधानमंत्री आएंगे क्या, नहीं सर। गृह मंत्री आएंगे, अरे नहीं सर नहीं। तो कौन आएगा, क्या लोकसभा के अध्यक्ष आएंगे, अरे नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जी आएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो है वो न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश है वो आएंगे इस पद पर, वो संभालेंगे राष्ट्रपति का पद, ठीक है। अगर दोनों में से कोई, अगर दोनों के किसी कारणवश क्या है, अगर दोनों ना हो, राष्ट्रपति भी और ना ही उपराष्ट्रपति हो, तो कौन संभालेंगे उस पद को, कौन कार्यभार संभालेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही इसको क्या संभालेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति तो होता है, इसके अलावा जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो क्या भी होता है, ठीक है। क्या लोकसभा का अध्यक्ष होता है, नहीं सर। क्या राष्ट्राध्यक्ष, नहीं सर। शासन अध्यक्ष, अरे राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है वो होता है, ठीक है। जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपको क्या करना है, नहीं कमेंट में तो आपको नहीं देना, ठीक है। इसका मैं ही बता देता हूँ। राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, 12, 5, कुल सदस्यों का जो 5वां भाग है या फिर 10। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है 12। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को क्या है नामित किया जाता है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 80A, ठीक है, 80A के अनुसार भारतीय जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में क्या है 12 सदस्यों को क्या है नामित करता है। ये किससे जुड़े होने चाहिए सर, ये साहित्य से जुड़े होने चाहिए सर, ये विज्ञान से जुड़े होने चाहिए, साइंस से जुड़े होने चाहिए, ये कला से जुड़े होना चाहिए यानी कि आर्ट होना चाहिए, ठीक है, या फिर ये सोशल सर्विस यानी कि सामाजिक सेवा में हो। इस तरह के जो व्यक्ति है, ऐसा कार्य करने वाले व्यक्तियों को, जैसे कि साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा। आर्टिकल 80 के तहत, 80A के तहत क्या है, तो राष्ट्रपति है ऐसे सदस्यों को क्या करता है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करता है, ठीक है। तो अगर हम राज्यसभा के जो सदस्यों की अगर बात करें यहाँ पर करते हैं, कितने सदस्य होते हैं सर, 250 होते हैं। 250 में से 12 कितने होते हैं, नामित होते हैं, ठीक है। टोटल 250 है, नामित 12 है, टोटल 238 बचते हैं, ठीक है, जो निर्वाचित होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस संविधान अधिनियम द्वारा मतदाता यानी कि मतदाता की जो आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पिछली जो तीसरी क्लास थी उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया था। ये देखिए, बार बार क्वेश्चन को आने का मतलब ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपको ना अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। बार बार अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी एग्जाम में क्या है, आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पहले किसी एग्जाम में पूछा गया, फिर दोबारा पर किसी एग्जाम में किसी और भाषा में पूछा जा सकता है। तो इसी वजह से क्या है, ये क्वेश्चन आपको बार बार दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। आपको क्या है डिटेल से इन वीडियो को क्या है देखना है, अच्छे से देखना है, कोई भी क्वेश्चन है वो मिस नहीं करना है, ठीक है। तो भारत का कौन सा संविधान संशोधन था जहां पर क्या था 21 वर्ष की जो आयु को घटाकर है वो कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष क्या थी कर दी गई थी, ठीक है। चलिए देखिए, जो 18 वर्ष की आयु थी वो कर दी गई थी किसकी, वोट कार्ड। देखिए, आपके पास वोट कार्ड होना चाहिए, बस आप 18 वर्ष से ऊपर होने चाहिए, आप क्या है वोट डाल सकते हैं, समझे। तो आपको ये बताना है कि जो 18 वर्ष है वो आपकी है वो कब की गई थी, और इसका जो क्वेश्चन आपको क्या करना है कमेंट में बताना है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो में ना देख सकते हैं,
अगर पिछली वीडियो को अच्छी तरह से सीखा, समझा और देखा है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन है ना, और इसका जो आंसर है वो अच्छे से कमेंट में कर पाएंगे, नहीं तो शायद मैं भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको बता देता हूँ, यह जो संशोधन है वो 1988 में हुआ था, लेकिन ये जो लागू है, ठीक है, ये प्रभावी है, ये 28 मार्च 1989 में हुआ। ठीक, 1989 में हुआ था। ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। अगर आपको कुछ भी याद होता है तो याद आता है तो आपको सिर्फ ये बताना है कि 42वां संविधान संशोधन था, या फिर 61वां था, या फिर 74वां था, या फिर 83वां था। ठीक, आपको ये कमेंट में लिख देना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी क्या है, टाइप करके आओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो भारत के संविधान के अंतर्गत जो कितने प्रकार के जो आपातकालीन व्यवस्थाओं का जो प्रावधान है वो किया गया है, कितनी है? दो है, कोई नहीं है, दो है, या तीन है, चार है? ठीक है, ठीक, कोई नहीं है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। दो, तीन, चार, सर कितने? अरे सर तीन है। तीन कौन कौन सी है? तीन कौन कौन सी है? तीन है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति, सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल, ठीक, आपातकाल। दूसरा है राष्ट्रपति आपातकाल, एक है राज्य आपातकाल, अगर आप राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। तीसरा है वित्तीय, वित्तीय आपातकाल। देखिए, तीन मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य यानी कि राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल। देखिए, पहला जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 352 में। अगर मैं आपको बात करूं राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन की, वो किस आर्टिकल में है सर? 356 में। अगर मैं बात करूं वित्तीय आपातकाल, वो किस आर्टिकल में है सर? वो आर्टिकल है 360। देखिए, मैंने तीनों आर्टिकल आपको बता दिए हैं, 352, 356, 360, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल सी बात है, 352 अगर आपको याद कर लिया तो प्लस 4 356 प्लस 4 360 होगा याद। ठीक है, अब नहीं बोलोगे आप। तो 360 में बताया गया क्या? वित्तीय आपात। ठीक है, और जो 356 में है राज्य आपातकाल है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 352 में है। अगर युद्ध हो जाता है, आक्रमण हो जाता है, ठीक है, कौन सा आपातकाल लगेगा? 352 लगेगा। अगर कोई राज्य है वो वहां पर संवैधानिक तरीके से राज्य सरकारें नहीं चला पा रही है, ठीक है, राज्यपाल कहेगा भाई यहाँ पर जो है वो सरकार अच्छे से क्या नहीं संभाल रही है, यहाँ पर क्या लगाओ? राष्ट्रपति शासन लगाओ। 356 के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। वित्तीय आपातकाल है जो कई बार है, क्यों? जो वित्तीय है, जो आर्थिक प्रॉब्लम हो जाती है देश को, तो तब यह वित्तीय आपातकाल है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें ना, वो लगाया गया 3 बार। ठीक है, 3 बार लगाया गया। देखिए, राष्ट्रपति आपातकाल है वो 3 बार लगाया गया है। ठीक है, आपको बस इतना याद कर रखना है। अगर आप रखना चाहते हैं याद कब कब लगाया जाता है, 1962 के चीन युद्ध में, 1971 के पाकिस्तान युद्ध में, 1975 से स्वतंत्र आंतरिक आपातकाल लगाकर क्या है? राष्ट्रपति आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, 3 बार लगाया गया था। अब है जो अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? सर 3 बार है। ये पिछली क्लास में तो हमने क्या देखा है, पिछली क्लास में हमने देखा 3 बार क्या है राष्ट्रपति आपातकाल है वो लगाया गया। देखिए, पहली बार यहाँ पर डिटेल से हमको क्वेश्चन को देखना ही पड़ेगा। ठीक है, 1962 में चीन युद्ध, चीन युद्ध। ठीक है, जो दूसरा आपातकाल लगाया था वो कब लगाया गया था? 1971 में पाकिस्तान युद्ध, पाक युद्ध। ठीक है, और जो तीसरा जो आपातकाल है वो 1975 में लगाया गया था। वो कब लगाया था? किस कारणवश? अशांति।
ठीक है। अशांति यानी कि आंतरिक अशांति के कारण क्या था, इंदिरा गांधी जी ने क्या था, ये आपातकाल लगाया था। ठीक है, 3 बार लगाया गया था। अगर डेट याद करना चाहते हो तो क्या है, ये सर 26 अक्टूबर है 1962 है, ये सर 3 दिसंबर है 1971। अगर ये भी देखना चाहते हो अगर, तो 25 जून है ये 1975। 26 अक्टूबर 1962 को चीन युद्ध, 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान युद्ध, 25 जनवरी और 25 जून 1975 क्या था, जो अशांति आंतरिक अशांति हुई थी उसके कारण लगाया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आज की जो क्वेश्चन की सीरीज है हमारी आज यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम चैनल को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। आप जैसे टेलीग्राम को टाइप करेंगे मंजीत कालोन PSIR, तो आपको क्या है, ये चैनल आपको मिल जाएगा और आपको इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। और ये PDF है, जो PDF है, जो PPT की PDF है इन क्वेश्चन की, वो क्या है, वहीं आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम को जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और PDF को रिवीजन करिए। ठीक है, पहले की जो क्लासेज हो चुकी है वहाँ, वो भी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, डाल दी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस क्लासेज में इतना ही। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अंत तक बने रहे किसी भी तरह से, ठीक है, देखिए अगर आपको क्लासेस में कुछ कमी लगती है तो आप क्या है, कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपका जो कमेंट है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं, आप मेरी गलतियों को अगर बता रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा कि नहीं ऐसा क्या क्या कह दिया। देखिए आप गलती ना मेरे को बताइए, आवाज़ में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है अभी। ठीक है, आवाज़ में मैं खुद बोल रहा हूँ कि आवाज़ में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी आप क्या है बताइए कि आपको कुछ, क्या मैं सही से आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, आपको ये ज़रूर बताना है, क्योंकि आप मेरे लिए क्या सर्वोपरि हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जरूर बताना है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, क्या मैं सही आपको करवा पा रहा हूँ। अगर आपके लिए मेरे प्रति कोई सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप बेझिझक, क्या है, बेझिझक आप क्या है सुझाव दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्यों लिखे, क्या क्या लिखें। ठीक है, बेझिझक आप सुझाव दीजिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं क्या बोलूँगा। आप बेझिझक कमेंट में सुझाव दे सकते हैं कि हाँ सर ऐसे आप में कमी है, ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए या फिर मेरे लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, आपका जो एक कमेंट है वो मेरे प्रति बहुत ही भावनात्मक रहेगा। मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगा, उस पर विचार भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।